बिखरे हुए तीनों पत्तों को मैंने इस तरह एहतियात से समेटा जैसे मेरी जरा सी भी गलती से वो बम की तरह फट पड़ेंगे। पत्तों को समेटकर मैंने उन्हें उल्टे हाथ के अंदर दबा लिया, फिर धड़कते हुए दिल के साथ मेरे चेहरे के सामने लाया। पहला पत्ता देखते ही मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई। वो हुकुम का बादशाह था। मैंने टेबल पर पड़े हुए नोटों पर नजर डाली। एक अंदाज से कुल रकम 200 के लगभग रही होगी। रकम का अंदाजा लगाने के बाद मैंने अपने उन तीनों साथियों के चेहरों को बारी बारी देखा, जो या तो सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे या हंस बोल रहे थे। उनके पत्ते अभी तक उनके सामने बिखरे पड़े थे, जिनके अंदर उनकी किस्मत की जीत या हार सुरक्षित थी। करीम बेग ने मुस्कुरा कर मुझसे कहा, पत्ते फेंक दे, 2 बाजियां तू पहले जीत चुका है, अब मेरी बारी है। गफ्फार भाई ने कहा, क्यों, क्या अपन इधर ताली बजाने के वास्ते आया है? तुम पिछले जुम्मे को पूरे 3000 जीत चुके हो। हमारे तीसरे साथी मिर्जा शौकत सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, फिक्र मत करना सिद्दीक, अभी हम सब ब्लाइंड चल रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब की पोल खुल जाएगी। मैंने मिर्जा शौकत की तरफ देखा, जो मुझे वर्गलाकर अपने जमगटे में घसीट लाया था। उसमें उसकी बदनीयती का कोई दखल नहीं था। वो मेरे साथियों में से था, उसे मेरी जरूरत का एहसास था। उसे पता था कि मुझे रुपयों की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे दिन ही दिन में 1000पति बनने का ये मशवरा दिया था कि मैं ताश के पत्तों से किस्मत आजमाऊं, और मैं पहली बार उसके साथ इस जगह आ गया था जहां शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। मेरा विचार था कि मिर्जा शौकत ने एक दोस्त की हैसियत से मेरी रहनुमाई की थी, इस शॉर्टकट के बारे में बताया था जिसके जरिए मैं एक लंबे रास्ते को बहुत कम वक्त में तय कर सकता था। लेकिन मेरे दूसरे दोस्त आसिफ ने मुझे शौकत की बात मानने से मना करते हुए कहा था, ये जुवारी किसी के नहीं होते, तू मिर्जा के कहे में मत आना, एक बार जुए की लत पड़ गई तो फिर इस तरह पीछे लगती है कि छूटे नहीं छूटती, और बंदा ना घर का रहता है ना घाट का। मैंने आसिफ से कहा, लेकिन शौकत तो अपने पुराने साथियों में से है, और तुम जानते हो कि मेरी जरूरत कितनी ज्यादा है। अगर मैंने वक्त से कम 5000 का बंदोबस्त न किया तो घरवालों की नजरों में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आसिफ ने गंभीरता से मुझे समझाने की कोशिश की, वो तो ठीक है, लेकिन ये जुवारी लोग हमेशा नए पंछी और अनाड़ी पखेरु की तलाश में रहते हैं। मिर्जा शौकत हमारा साथी जरूर है, लेकिन जुवारी किसी का दोस्त नहीं होता। तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं? मैंने कहा, 1000 के करीब होंगे। आसिफ मुझे गौर से घूरता हुआ बोला, लेकिन तू तो कहा करता था कि बहन की शादी के लिए पाई पाई जमा कर रहा है। मैं गलत नहीं कहता था, लेकिन बस कुछ जरूरत ऐसी आ जाती है। आसिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं जानता हूँ तुझे और तेरी जरूरत को, 1-2 बार मैंने तुझे समझाया भी था कि लाली के चक्कर में ना आना, मगर तू शायद उसकी जुल्फों का शिकार हो ही गया। एक नंबर की चलता पुर्जा है, मोहल्ले के कई मंचलों की खाल उतार चुकी है। उसका बाप कसाई है, इसलिए उसे किसी का डर भी नहीं है। उसकी झूठी शिकायत पर ही रमजू कसाई ने पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने अब्दुल की खाल खींचकर भूसा भरने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अब्दुल का बाप भी खामोश तमाशाई बनकर खड़ा फटी फटी नजरों से अपने बेटे की धुनाई का हाल देख रहा था। अगर मौलवी करमदीन दरमियान में ना आ जाते तो रमजू शायद उसे जिंदा ना छोड़ता। क्या तूने अपनी आंखों से वो तमाशा नहीं देखा था? आसिफ का कहना गलत नहीं था। लाली हमारे मकान के करीब ही रहा करती थी। मोहल्ले के अक्सर नौजवान उसका शिकार हो चुके थे, जिसकी वजह लाली का मासूम और भोला भाला चेहरा था। कमबख्त हसीन होने के साथ साथ फरेबी भी थी, और हर दूसरा लड़का यही समझता था कि बस लाली या तो उसी के इश्क में जान दे देगी या फिर घर बार छोड़कर उसके साथ फरार हो जाएगी। मोहब्बत की आड़ में वो लड़कों की हैसियत देखकर उनसे तरह तरह की चीजों की फरमाइश किया करती थी, और मोहब्बत की दौड़ में सरपट भागकर सबसे आगे निकल जाने के विचार से लड़के एक दूसरे पर बाजी ले जाने के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे। मैं भी लाली की भोली भाली सूरत का शिकार हो गया, और पूरे 3500 की वो रकम जिसे बढ़ाकर मैं 5000 करने की भाग दौड़ में लगा रहता था, घटते घटते सिर्फ 1000 रह गई थी। मेरी बहन की शादी में अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे, और मेरे अब्बा मेरे वादे के मुताबिक मुझसे 5000 की आस लगाए बैठे थे। अगर रकम का बंदोबस्त न होता तो मुझे अलग सुक्की उठानी पड़ती और बहन की शादी की अलग किरकिरी होकर रह जाती। इसी वजह से मैं मिर्जा शौकत के साथ इस कमरे तक आ गया था, जहां के घुटे घुटे माहौल और सिगरेट के धुएं ने सांस लेना भी दूभर कर दिया था। मेरे कानों में आसिफ की बात गूंज रही थी,
2,000 का बंदोबस्त मैं किए देता हूँ और 2,000 तू कहीं से भाग दौड़ कर जमा कर ले। लेकिन मैं उधार की कैंची से अपने और आसिफ के बीच बंधी हुई डोर को नहीं काटना चाहता था, इसलिए खामोशी से शौकत के कहने पर अमल कर बैठा। इत्तफाक ही था कि मैं पहली 2 बाजियां जीत चुका था। 1,000 की रकम में बढ़ोतरी होने के साथ साथ मेरे हौसले भी बढ़ने लगे थे। ताश खेलने के मामले में मैं बिल्कुल ही अनाड़ी नहीं था, लेकिन 3 पत्तों का खेल मैं पहली बार खेल रहा था। मैंने अपने सामने से 10-10 के 5 नोट उठाकर और लगा दिए। वो तीनों ब्लाइंड खेल रहे थे। 2 चले आ गई तो मेरा दिल बैठने लगा। मैं जल्द से जल्द 5,000 पूरा करने के बाद वहां से खिसक लेना चाहता था। मुझे ये भी ख्याल था कि जो रकम जीत चुका हूँ उसमें ज्यादा कमी न होने पाए, मगर इसके साथ ही मैं खुद को उनकी नजरों में बुज़दिल भी साबित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने बारी बारी उन तीनों को देखा, फिर अपने पत्तों को देखने लगा। हुकुम के बादशाह के बाद हुकुम की बेगम सामने आई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं अभी इस बात पर गौर कर रहा था कि तीसरा पत्ता देखूं या एक और चाल चल्दू के गफ्फार भाई ने एक ब्लाइंड और कर दी। करीम बेग ने मुझे मशवरा दिया, 400 फेंक कर आपस में राजीनामा कर लो। करीम बेग का मशवरा मुझे पसंद आया था। मैं जिस मझधार में फंस गया था उससे निकलने का यही एक बेहतर हल था कि 400 डालकर मिर्जा शौकत और अपने पत्ते मिला लूं और जो कमजोर हो वो बीच में से हट जाए। लेकिन मिर्जा शौकत ने इनकार कर दिया। मैंने अपने बाकी बचे हुए नोटों पर नजर डाली। 2 बाजी में जीती हुई रकम के अलावा मेरे अपने 1,000 में भी कमी हो चुकी थी। गफ्फार भाई अगर दोबारा बराबर से ब्लाइंड ना करता तो मेरे पास सिर्फ 2 चाल की रकम और थी। उसके बाद मुझे मायूस होकर दरमियान से हटना पड़ता, जो खुदकुशी करने जैसा होता। मैंने एक चाल और चल दी और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा कि मैं बीच मझधार में डूबने से बच जाऊं। खेल चलता रहा। अब सिर्फ मैं और मिर्जा शौकत बाकी रह गए थे। वो पुराना खिलाड़ी था, उसकी नजरें गिरगिट के मानिंद हरकत करती थी। वो यकीनन देख चुका था कि मैंने अभी तक तीसरे पत्ते पर नजर नहीं डाली है, इसलिए उसने बड़े इत्मीनान से चाल चल दी। मेरे पास अब तीसरा पत्ता देखने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मेरी रकम घटकर तकरीबन 500 रह गई थी। मेरे दिल की हालत जो थी उसे मेरे सिवा और कोई नहीं महसूस कर सकता था। मैंने धड़कते दिल से खुदा को याद किया और तीसरा पत्ता देखा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। तीसरा पत्ता हुकुम का गुलाम था। मुझ पर खुशी तारी हो गई, लेकिन उसके साथ ही मुझे पैसे की कमी का एहसास भी पूरी शिद्दत से डस रहा था। मेरे पास सिर्फ एक चाल चलने की रकम बाकी रह गई थी, जबकि तीसरा पत्ता देखने के बाद मैं कम से कम 3-4 चालें और चल सकता था। मैंने एक चाल चलने के बारे में गौर किया, मगर फिर ये ख्याल आया कि अगर जवाब में मिर्जा शौकत ने भी चाल चल दी तो मेरे पास शो कराने के पैसे भी नहीं होंगे। उसे पता था कि मेरी पूंजी खत्म हो रही थी, बात बढ़ रही थी। मिर्जा शौकत जो मेरा पुराना साथी था, उस वक्त जुए के मैदान में मेरा हरीफ बन चुका था। उसके तेवर खराब हो रहे थे, इसलिए मैंने 400 की रकम टेबल पर डालकर बुझे हुए अंदाज में शो करने का कहा। मिर्जा शौकत के चेहरे पर मेरे शो मांगने पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक एक करके अपने पत्ते नीचे डालने शुरू किए। उसके पत्ते मेरे पत्तों से छोटे थे। मिर्जा शौकत ने अपना कमजोर राउंड शो करने के बाद मुझे चिढ़ाने की खातिर कहा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो पूरा पैसा समेट लूं। मैंने गंभीरता से कहा, जुए में यारी दोस्ती नहीं चलती मिर्जा। और फिर मैंने अपने पत्ते शो करने के बाद टेबल पर पड़े हुए पूरे नोट अपनी तरफ समेट लिए। मिर्जा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसकी सारी खुशी राख हो गई थी। दमखम एकदम ही समंदर के झाग की तरह बैठ गया। मैं जीत चुका था, पूरे पैसे मेरे पास आ चुके थे। मैंने खामोशी से ताश की गड्डी उठाकर उसे अच्छी तरह फेंटा, फिर करीम बेग से कटवाने के बाद दोबारा पत्ते बांटने लगा। ये कहावत गलत नहीं है कि पैसे को पैसा खींचता है। मेरे पास अब इतनी रकम थी कि मैं खुलकर खेल सकता था। किस्मत चल रही थी। 3 घंटे बाद करीम बेग ने खेल से हाथ खींच लिए। वो इतने टाइम में तकरीबन 1,500 हार चुका था, लेकिन पक्के जुवारी की तरह झूठ से काम लेते हुए बोला, अपना कोटा पूरा हो गया, 4,000 पूरे गवा दिए। मैं उन तीनों की बातें सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। जीत की रकम मैं आहिस्ता आहिस्ता हर बाजी के बाद जेब में रखता जा रहा था। मुझे अपनी जीत का सही अंदाजा नहीं था, फिर भी एक अंदाज से दूसरे साथियों की हार की बातचीत सुनकर मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर हो गया था कि मैंने अपना 5,000 का टारगेट क्रॉस कर लिया है। मिर्जा शौकत वापसी पर भी कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा था। शायद उसे मुझे जुए का रास्ता दिखाने का अफसोस था।
इसलिए कि सबसे ज्यादा रकम उसी ने झिल्लाहट में लुटा दी थी। गफ्फार भाई ने अलबत्ता किसी गम का इजहार नहीं किया था। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, क्या बात है यार शौकत, तुम इतना खामोश क्यों हो? तुम्हारी जीत की खुशी मना रहा हूँ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा हुआ तुम्हारा काम हो गया। आज तो तुमने सभी की जेब खाली करा ली। 2000 से ऊपर तो मैं हारा हूँ। करीम बेग ने 4000 वाली बात बकवास की थी, लेकिन 1500 तो उसने भी जरूर गवाए होंगे और गफ्फार भाई ने 3000 से ज्यादा ही लुटा दिए होंगे। मैंने कहा, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने रकम का कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन मेरा ख्याल है अपने 1000 निकाल कर मैंने 5000 रुपए जरूर कमा लिए होंगे। शौकत ने हिसाब लगाते हुए कहा, 5 नहीं, पूरे 6.5 या पौने 7 हजार कमाए होंगे। यकीन नहीं आता तो गिनकर देख लो। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा अंदाजा सही हो, लेकिन मैं बहरहाल तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अब मैं माँ बाप की नजरों में जलील होने से बच जाऊंगा। मैंने शौकत का शुक्रिया अदा करते हुए दबी जबान में कहा, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपने 2000 मुझसे वापस ले लो। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती 2000 से ज्यादा कीमती है। इस बार शौकत ने मेरी पीठ पर एक हाथ मारते हुए कहा, तुमने कहा और मुझे मिल गए, लेकिन अपना अपना उसूल अलग अलग होता है। मैं जुए का हिसाब किताब जुए के टेबल पर ही बैठकर करता हूँ। बाहर निकलने के बाद रात गई बात गई वाली बात होती है। तुम्हारी जीत मेरी जीत। फिर उसने मुझे समझाते हुए कहा, लेकिन मैं दूसरी बार तुम्हें जुआ खेलने का मशवरा नहीं दूंगा। किसी दिन पासा उल्टा पड़ गया तो सांस भी ना ले सकोगे। 21-2200 की तनख्वाह में क्या होता है? इतनी रकम तो हम लोग एक बाजी में लुटा देते हैं। तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। अच्छा हुआ, वरना मुझे शर्मिंदगी होती। मगर दूसरी बार तुम जानो और तुम्हारा मुकद्दर मुझे इल्जाम ना देना। मैंने पूछा, क्या तुम लोग रोज खेलते हो? अब हम इतने बड़े घर के रईस भी नहीं हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन बाजी जरूर जमा लेते हैं। क्या तुम फिर से किस्मत आजमाने की सोच रहे हो? कभी कभी मुंह का जायका बदलने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन गफ्फार भाई से जरा बचकर रहना। मिर्जा शौकत ने बड़ी गंभीरता से कहा, एक नंबर का सुअर खिलाड़ी है। मैंने एक बार फिर मिर्जा शौकत का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा कि अगर तुम अपनी हारी हुई रकम वापस ले लो। शौकत ने मेरी बात काट कर कहा, तुमसे रकम वापस लेकर मैं अपनी नजरों में टट्टू नहीं बनना चाहता, इसलिए कि अगर तुम्हारी जगह गफ्फार या करीम बेग की जीत होती तो वो साले एक कौड़ी भी वापस ना करते। जुए का उसूल यही है कि इंसान जीतने के बाद भी अपनी झूठी हार का रोना रोता रहे और दूसरों का गम भी ना पाले, वरना जूतियों में दाल बच जाती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से जुए के ऊपर मिर्जा शौकत का लंबा लेक्चर सुनता हुआ घर वापस आ गया। रात को घरवालों से छुप छुपाकर मैंने कुल रकम का हिसाब किया तो मुझे दिल ही दिल में मिर्जा शौकत के तजुर्बे को दाद देना पड़ी। उसने मेरी जीत के बारे में गलत अंदाजा नहीं लगाया था। असल के 1000 अलग करने के बाद मेरे पास पूरे 6750 रुपए थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। रातों रात करोड़पति ना सही, लेकिन दिन ही दिन में हजारपति जरूर बन गया था। दूसरे दिन मैंने 5 की बजाय 6000 रुपए अब्बा के हाथ पर रखे तो वो मेरी शक्ल देखते हुए बोले, ये तो 6000 रुपए हैं, इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने झूठ कहा, मैं ओवर टाइम भी करता हूँ। आपा की शादी से पहले हो सकता है कि 1500 रुपए और जमा कर लूं। अम्मा ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा कमाओ पोत है। अब्बा कुछ कहते कहते खामोश हो गए। वो बार बार मुझे अजीब नजर भरकर देख रहे थे। मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं यही समझ रहा था कि शायद अब्बा को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। मैंने बड़ी मासूमियत से अपना ऐप छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अब आपा की शादी की तैयारी धूमधाम से करें। अभी तो पूरे 2 महीने पड़े हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बा ने नसीहत करते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो काम ईमानदारी से किया जाए उसमें हमेशा खैरो बरकत ही होती है, मगर जहाँ इंसान के कदम डगमगा जाए वहाँ से खुशियाँ रूठने लगती है। अम्मा ने अब्बा को कहा, तुम तो बस हर वक्त मास्टर ही बने रहते हो, बजाय इसके कि मेरे लाडले की तारीफ करते वही पुरानी बातों और नसीहतों का पिटारा खोल कर बैठ गए। अब्बा ने 6000 अम्मा के हवाले करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बच्चों को अच्छी नसीहत तुम भी करती रहा करो। अच्छी बातों से इंसान हमेशा बुरे रास्ते से दूर रहता है और हलाल कमाई में बरकत होती है। अब तो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी खुशी पूरी कर दी। अब तुम सलमा की शादी अपनी मर्जी से करना। मेहमानों को दाल दलिए की बजाय मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खिलाना। अम्मा ने हसरत से कहा, मैं तो अपने हर अरमान गिन गिन कर पूरे करूंगी, लेकिन एक आरजू दिल में बाकी रह जाएगी।
मैं अपनी सलमा को 21 जोड़े और जेवर के 2 सेट देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद 11 जोड़े और एक ही सेट मंजूर है। मैंने कुछ सोचकर माँ का हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो अम्मा, मैं पहले के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा ओवरटाइम करूंगा। हो सका तो साल 6 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लूंगा, लेकिन आपा की शादी में तुम अपने दिल के तमाम अरमान पूरे कर लो, बात की बाद में देखी जाएगी। अम्मा ने चट मेरी बलाएं लेते हुए दुआ दी, खुदा तुझे सलामत रखे। माँ के 21 जोड़ों और 2 सेट वाली बात जैसे मेरे दिल में बैठकर रह गई थी। मैं सलमा से 1 साल छोटा था, वो मेरी एक ही बहन थी। चंद महीने बाद वो हमारा आंगन सूना करके जाने वाली थी। मैं उसकी खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता था। लाली की वजह से मेरी जो रकम इश्क की भेंट चढ़ चुकी थी, मुझे उसका दुख था, लेकिन फिर मिर्जा शौकत की वजह से माँ बाप की नजरों में कामयाब हो गया था। मेरे अब्बा 6,000 की रकम देखकर चौंक गए थे। उन्हें शायद शक हो गया था कि मैंने वो रकम अपने गाढ़े पैसे की कमाई से नहीं जमा की थी, लेकिन माँ की वजह से उन्होंने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मैं कपड़े की एक मिल में मुलाजिम था। मेरी तनख्वाह 2 सवा 2 हजार बनती थी। अलबत्ता ओवर टाइम करने की खासी गुंजाइश थी। रात की शिफ्ट में 10 रुपए घंटा मिलते थे। इस तरह 1,000 रुपए के लगभग मैं और कमा लिया करता था। मैंने सोचा था कि अब जुए की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखूंगा। बहन की खातिर मैं 6 घंटे ओवर टाइम करके 2,000 तनख्वाह से ऊपर कमा सकता था। मैनेजर नेक दिल आदमी था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो 2 महीने का एडवांस भी दे देगा, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके अदा करता रहूंगा। लेकिन किसी ने सच कहा है कि इंसान एक मर्तबा भटक जाए और शेर के मुंह को एक बार खून लग जाए तो फिर दोनों का सुधरना मुश्किल हो जाता है। शैतान ऐसे लोगों की घात लगाए बैठा रहता है जिनके ईमान में कुछ लचक पैदा होनी शुरू हो जाती है। मेरे कदम एक बार डगमगा चुके थे और मैं दूसरी बार नहीं बहकना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 15 रोज बाद मैं एक दिन थकाहारा मिल से वापस आ रहा था कि रास्ते में मिर्जा शौकत से मुलाकात हो गई। वो खासी तरंग में था। मुझे देखकर बोला, ये इतनी रात गए कहाँ से सवारी आ रही है? सच बताना, कहीं लाली का चक्कर दोबारा तो नहीं चला दिया? मैंने गंभीरता से कहा, लानत भेजो लाली पर, एक बार उसके इश्क का मजा चख चुका हूँ, अब मैंने रास्ता बदल दिया है। इस वक्त मैं पूरे 6 घंटे का ओवर टाइम लगाकर आ रहा हूँ। मैंने जमाई लेते हुए जवाब दिया, सलमा की शादी के लिए कुछ जरूरत निकल आई है। मिर्जा शौकत ने बड़ी अपनायत से कहा, अबे तो हम मर गए हैं क्या, जो तू अपनी सेहत का सत्यानाश कर रहा है? 6 घंटे ओवर टाइम लगाकर तू कितना कमा लेगा और उसके बाद सेहत को रोग लगाकर बैठ जाओगे? मुझे बता, कितनी रकम की जरूरत है? मैंने कहा, खैरियत तो है, आज तो बड़े ऊंचे उड़ रहे हो, क्या लॉटरी निकल आई है? शौकत आंख मार के बोला, एक नया बांगड़ू फंस गया है हमारे चुंगल में। बड़े बाप का बेटा है, इसलिए साला दोनों हाथों से माल लुटाता है और माथे पर एक बल भी नहीं लाता। गफ्फार भाई ने ढूंढा है उसे। मैंने कहा, अच्छा तो आजकल तुम लोग उसकी हजामत कर रहे हो, हम क्यों कर रहे हैं? वो खुद ही करवा रहा है। शौकत में मुस्कुरा कर कहा, रोज आ जाता है मुर्गा बनने और 8-10 हजार उड़ाकर चला जाता है। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या उसे अपनी हार का कोई मलाल नहीं होता? तो मिर्जा ने बड़े शातिराना लहजे में कहा, जब हम मौजूद हैं तो फिर मलाल किस बात का, और वो रोज तो नहीं हारता, अभी कल ही पूरे 5,000 जीत कर गया था। ये और बात है कि आज 8,000 अपनी हिमाकत से गंवा बैठा। हमने गफ्फार भाई के पत्ते बड़ी होशियारी से बदल दिए थे। वो दनादन चाले चलता रहा, फिर मैंने उसे जानबूझकर शो करने पर उकसाया तो गफ्फार भाई के 2 बादशाह जीत गए। मिलजुल में बड़ी बरकत है दोस्त, वो हमें अपना हमदर्द समझ रहा है और हम मिलजुल कर उसे आहिस्ता आहिस्ता हलाल कर रहे हैं। जीत और हार दोनों रकम हम आपस में बांट लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम दोनों 11,200 कमा चुके हैं। मैंने चौंक कर कहा, ये तो सरासर बेईमानी है, जुए में ईमानदारी का क्या काम? मिर्जा शौकत ने ढिठाई से जवाब दिया। मैंने पूछा, और जिस दिन उसे किसी तरह तुम लोगों की बेईमानी का पता चल गया तो क्या होगा? होना क्या है, साला आना जाना बंद कर देगा, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? और ज्यादा 3-5 करेगा तो फिर हम दोनों मिलकर उसे धुनक कर रख देंगे। मिर्जा ने कुछ देर बाद दाना डालते हुए कहा, मेरी एक बात मानेगा? कल से ओवर टाइम वगैरह छोड़कर तू भी हमारे पास आ जा। गफ्फार भाई और करीम बेग को खबर न चलने पाए कि मैं तुझे दोबारा लाया हूँ। रहा तेरी जीत और हार का चक्कर तो वो मेरे ऊपर छोड़ दे। बस यूं समझ ले के दही मैं जमाऊंगा और बालाई तू समेटेगा, लेकिन पूरी नहीं, 1/3 हिस्सा। बोल मंजूर है? मैंने पूछा, प्रोग्राम क्या है? मिर्जा मुझे समझाते हुए बोला,
पैसे मैं लगाऊंगा, इसलिए जीत और हार भी मेरे जिम्मे होगी। रहा तेरा मामला तो तू पूरे 3,000 हफ्ते मुझसे लेते रहना। बस एक बात का सख्ती से ध्यान रखना, तुझे मेरे इशारों पर चलना होगा और दूसरों पर खेल के दौरान में यही जाहिर करना कि हमारे बीच में कोई मिली भगत नहीं है। खास तौर पर गफ्फार भाई से होशियार रहना, वो साला बड़ा काया आदमी है। महीने में 12,000 की रकम की ऑफर मेरे लिए बड़ी पुरकशिश थी। मेरे अंदर का इंसान एक लम्हे को किलबिलाया, लेकिन शैतान मरदूद ने उसे सर उभारने से पहले ही गला घोटकर सुला दिया। मैंने दिखावे के लिए थोड़ी बहुत हचर मचर की, फिर मिर्जा शौकत की पेशकश को स्वीकारते हुए कहा, मैं तेरा पार्टनर बनने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। अपनी अपनी जरूरत की बात है, इसलिए मैं पहले से तमाम बात साफ कर लेना चाहता हूँ, ताकि बाद में हमारी दोस्ती में कोई दरार ना पड़े। उसने कहा, समझ गया, तू सलमा की शादी की तैयारी मुकम्मल होने के बाद तरीपार हो जाएगा, यही बात है। ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है, लेकिन इसके बाद भी तू अपनी जबान बंद रखेगा। मैंने वादा कर लिया। फिर शैतान के कहने में आकर दोबारा उस लाइन पर चल पड़ा जिससे दूर रहने का अहद कर चुका था। मिर्जा शौकत ने माल खर्च करके मेरे साथ जो कारोबार शुरू किया था, उसमें उसे मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा फायदा हुआ था। पहले ही हफ्ते में उसको मेरी मिली भगत की वजह से तकरीबन 20,000 का मुनाफा हुआ था और उसने वादे के मुताबिक निहायत ईमानदारी से 3,000 की रकम मेरे हवाले कर दी थी। 2 हफ्ते बाद मेरी मुट्ठी में पूरे 6,000 आ चुके थे, लेकिन मैं महसूस करने लगा था कि मेरी शिरकत करीम बेग और गफ्फार भाई दोनों को खलने लगी थी। हो सकता है उन्हें मेरे और मिर्जा शौकत की मिली भगत के बारे में पता भी चल गया हो, या फिर उन्होंने महसूस कर लिया हो कि मेरे आने की वजह से उनकी आमदनी कम और घाटा ज्यादा हो रहा है। बहरहाल 2 हफ्ते में 6,000 मिलने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी माँ ने सलमा के लिए 21 जोड़े और जेवर के 2 सेट का जो सपना देखा था, अब उसके पूरा होने का वक्त करीब आ गया था। एक रोज मैं शाम को बाजार से गुजर रहा था कि गफ्फार भाई से मुलाकात हो गई। मैंने इस मुलाकात को एक इत्तेफाक ही समझा था। बहरहाल गफ्फार भाई बड़ी मोहब्बत से इसरार करके एक ईरानी होटल में ले गया। चाय और पेस्ट्री का आर्डर दिया, फिर इधर उधर की बात करने के बाद बोला, सिद्दीक भाई, सुना है तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। मैं तुमको ये बोलना चाहता था कि किसी बात की फिक्र मत करना, 5,000 मेरे खाते में भी डाल लेना, मुझे खुशी होगी। यारी दोस्ती में सब चलता है। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारी बहन की खुशी में अपने अरमान पूरे कर लूंगा। मैंने कहा, ये तुम्हारी मोहब्बत होगी गफ्फार भाई, लेकिन खुदा का शुक्र है उसने मेरी जरूरत पूरी कर दी है। गफ्फार भाई ने कहा, इंसान की जरूरत कभी पूरी नहीं होती सिद्दीक भाई, जितना माल और रोकड़ा मिलता है उतना ही इंसान की हवस और ज्यादा होती है। फिर इंसान कुत्ते के मुआफिक दौड़ने और भौंकने लगता है, लेकिन उसका अंजाम भी कुत्तों की तरह होता है। एक दिन कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, सबको आंकड़े में फिट करके घसीट कर ले जाती है। सारा खाया पिया एक ही बार में दूसरे रास्ते से निकल जाता है। गफ्फार भाई की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उसने पान मुंह में डालते हुए कहा, जुए की मिसाल ले लो, एक बार साला इसकी लत पड़ जाए तो आसानी से नहीं छूटती। कुछ लोग इसे सिर्फ तफरी के लिए खेलते हैं और कुछ माल समेटने की खातिर। मिर्जा शौकत के साथ रहोगे तो हजारों गुर सीख जाओगे। गफ्फार भाई सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, शौकत अपना दोस्त जरूर है, लेकिन जुए के मामले में मेरे साथ भी लफड़ा करने से बाज नहीं आता। बड़ा शातिर बनता है पर है सीधा साधा। ये नहीं जानता कि जुए और सियासत में कोई फर्क नहीं होता, इन दोनों में बस जोड़तोड़ और पार्टी बाजी चलती है। ऊपर नीचे होता रहता है, कभी रेल में और कभी जेल में और कभी तेल में। लेकिन तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगे सिद्दीक भाई। मैं जानता हूँ तुम अभी कोरे लट्ठे की तरह हो जिस पर कोई डिजाइन नहीं बना। बुजुर्गों ने इसलिए कहा है कि हेरा फेरी से दूर रहो और तूफान आने से पहले ही दुम दबाकर भाग जाओ। गफ्फार भाई इतना कहकर चले गए। उनके जाने के बाद भी मैं बड़ी देर तक उनकी बातों पर गौर करता रहा, लेकिन कोई मतलब समझ नहीं सका। बहरहाल एक बात तय थी कि गफ्फार भाई ने महज मेरे साथ वक्त बर्बाद नहीं किया होगा। खास तौर पर आवारा कुत्तों, कॉरपोरेशन की गाड़ी और आंकड़ा फिट होने वाली बात मेरे जहन में रह रहकर चुभ रही थी। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन उनकी बातों का मतलब जब मेरी समझ में आया उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। उस रोज भी हम सब खेल में मसरूफ थे। गफ्फार भाई का शिकार किया हुआ पखेरु हसन अली बढ़ चढ़कर खेल रहा था। शुरू में 2-4 हाथ जीतने के बाद वो हारने लगा था, या यूं कहना गलत ना होगा कि गफ्फार भाई और मिर्जा शौकत ने पत्तेबाजी शुरू कर दी थी। दोनों ही शार्पिंग करने में उस्ताद थे।
गफ्फार भाई तो इस तरह पत्ते लगाता था कि सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था, और ऐसे में जब 4 आदमी एक तरफ हो तो पांचवे की खाल उतरना यकीनी बात थी। हसन अली को मुर्गा बनाने में सभी महारत से काम ले रहे थे। करीम बेग उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहा था। हसन अली के पत्ते हर बार जरा से मार्जिन से पिट जाते थे और वो बेचारा समझता था कि उसकी किस्मत का सितारा साथ नहीं दे रहा है। हम सब उसे आहिस्ता आहिस्ता छील रहे थे। शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन मैं उस दिन महसूस कर रहा था कि गफ्फार भाई कुछ उथल पुथल नजर आ रहा था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डालकर कहा, मुझे मार्केट में आधे घंटे का एक बहुत जरूरी काम है। तुम लोग मामला फिट करो, मैं वापस आकर मिल जाऊंगा। हसन अली ने अपनी अमीरी का रोब जमाते हुए कहा, ज्यादा हार गए हो तो रकम मुझसे उधार ले लो। 8-10 हजार तो मैं एक फोन पर मंगा सकता हूँ। बाप की कमाई है इसलिए उड़ा रहे हो, जब खुद कमाओगे तो आटे दाल का पता चलेगा। गफ्फार भाई ने उठते हुए कहा, मैं बस ये गया और ये आया। और रहा रोकड़े का मामला तो मैं भी जहां से चाहूं जमीन पर लात मारकर पानी निकाल सकता हूं, क्या समझे। जाते हुए गफ्फार भाई ने मुझसे कहा, तुम भी चलो सिद्दीक भाई मेरे साथ, तुम्हें भी दिखा लाऊं के सराफा की बहार क्या होती है। कुछ देर के लिए तुम्हारी आबो हवा भी बदल जाएगी। आबोहवा बदलना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने मिर्जा शौकत की तरफ देखा तो उसने आंख के इशारे से मुझे मना कर दिया। गफ्फार भाई ने उसे इशारा करते देख लिया था, इसलिए मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी किस्मत सिद्दीक भाई, मेरे साथ चलते तो ज्यादा फायदे में रहते, लेकिन तुम तो रोकड़ा जमा करने के चक्कर में हो। लगे रहो प्यारे, मैं तो जाता हूँ। गफ्फार भाई घड़ी देखता हुआ चला गया तो मुझे न जाने क्यों एहसास हुआ जैसे कमरे का मौसम गर्म हो रहा हो। एक अजीब घुटन का एहसास जहन को उलझा रहा था। फिर अचानक मेरी छठी हिस्स ने कहा कि कुछ होने वाला है। गफ्फार भाई यकीनन किसी खास मसलहत से उठकर गया था, वरना उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके अलावा उसने मुझे भी साथ ले जाने की कोशिश की थी। आखिर क्यों, मैंने गौर करना चाहा मगर बहुत देर हो चुकी थी। भारी भारी वजनी बूटों की आवाज अचानक उभरी तो सभी के हाथ पांव फूल गए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। चुनांचा पुलिस ने हम सबको धर लिया। ताश की 2 जोड़ी और जुए पर लगी हुई अच्छी खासी रकम भी अपने कब्जे में कर ली। मेरे जहन में अब गफ्फार भाई की बातें गूंज रही थी। उसने कहा था कि हेरा फेरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, सब खाया पिया एक ही बार निकल जाता है। उसे शायद मिर्जा शौकत की हरकत की खबर हो गई थी, इसलिए उसने खुद को साफ बचाकर हम सबको फंसवा दिया था। मिर्जा शौकत ने इशारे से मना न किया होता तो शायद गफ्फार भाई मुझे भी बचा लेता, लेकिन तकदीर में जो कुछ लिखा था उसे भला कौन मिटा सकता था। पुलिस ने हमारे खिलाफ जुए के अलावा और भी 2-4 केस नत्थी कर दिए थे। हसन अली बड़े बाप का बेटा था, इसलिए मुट्ठी गरम करके पुलिस के चूहे दान से साफ बच निकला था, लेकिन हम सबको 1-1 साल की सजा हो गई। मैं इस वक्त अपनी सजा का 7वां महीना जेल की सलाखों के पीछे पूरा कर रहा हूँ। गफ्फार भाई के कहने के ऐन मुताबिक सारा खाया पिया एक ही बार निकल गया था। मैंने जिस बहन की खातिर अपनी शराफत को दाव पर लगा दिया था उसकी डोली ना उठ सकी तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी माँ को चुप्सी लग गई थी। अलबत्ता मेरे अब्बा खुद को संभाले हुए थे, वो भी घबरा जाते तो सब कुछ तबाह हो जाता। आज भी दिन भर मशक्कत करने के बाद जब मैं जेल की सर्द और सख्त जमीन पर लेटा छत को हसरत भरी नजरों से घूर रहा हूँ तो मेरे जहन में बाप की नसीहत गूंज रही है। उन्होंने एक बार कहा था, जो लोग अपने खौल से बाहर निकलकर जमाने के पीछे भागने दौड़ने की कोशिश करते हैं वो हमेशा मुंह की खाया करते हैं। फिर गफ्फार भाई के कहने के मुताबिक जितना माल और रोकड़ा मिलता है इंसान की हवस उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर इंसान कुत्ते के मानिंद दौड़ने भागने लगता है, लेकिन एक दिन कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है और सबको आंकड़े में फंसाकर घसीट कर ले जाती है। सारा खाया पिया एक ही बार निकल जाता है। मैं इस वक्त भी छत को घूर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि जब मैं रिहा होकर बाहर जाऊंगा तो समाज की नजरों में मेरा क्या मुकाम होगा। प्यारे दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।